हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो कंजंक्शन में अगर देखते हैं उसके नाम में एक वर्ड आता है जंक्शन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके कई सारी चीजें आपस में मिल रही होती हैं। जैसे कि रेलवेज के जंक्शन होते हैं जहाँ पे ट्रेन के कई सारे रूट आके मिल रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंजंक्शन क्या काम करता है। कंजंक्शन कई सारे वर्ड्स को, कंजंक्शन कई सारे फ्रेज को या सेंटेंस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या क्या बताया हमने? वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, ये फ्रेजेस को जोड़ सकता है, ये क्लॉजेस को जोड़ सकता है, ये सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हमने पहले बता रखा है। यानी कि फ्रेज क्या होता है फिर से बता देते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि हमने बोला कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल एक फ्रेज कहलाएगा क्योंकि उसमें एक से ज्यादा वर्ड है। ए ब्यूटीफुल गर्ल 3 वर्ड है तो वो फ्रेज कहलाएगा। और वहीं पे अगर उसमें हम एक वर्ब डाल देते हैं तो वो हो जाएगा क्लॉज। और सेंटेंस भी इसी तरीके से एक वर्ब ही होता है, लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन ही होता है, उससे ही मिलके बना हुआ होता है। बस ये अंतर होता है कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सेंटेंस एक क्लॉज का हिस्सा नहीं हो सकता है। यानी कि सेंटेंस बड़ा होता है हमेशा। तो कंजंक्शन यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि क्या काम करेंगे, ज्वाइन करने का काम करेंगे। ज्वाइन करने का मतलब जोड़ने का काम करेंगे। किसको जोड़ने का काम करेंगे? ये जोड़ने का काम कर रहे होंगे वर्ड्स को, किन्हीं भी 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। एज सिंपल एज दैट, इतना इजी है ये समझना। तो हम क्या देखेंगे, हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखेंगे कि कितने टाइप के कंजंक्शन हो सकते हैं। तो कंजंक्शन हो सकता है हमारे 3 टाइप के। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और आखिरी होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, लेकिन हम 3 कंजंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत ही सिंपल होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा और हमेशा, क्योंकि जोड़ने का काम तो ये सारे कर रहे होंगे, तो ऐसे शब्द जो हमेशा सेम ग्रामर वाली चीजों को जोड़ रहे होंगे। यानी कि अगर एक नाउन का कोई भी फ्रेज या नाउन लिखा हुआ है तो और दूसरा भी नाउन या नाउन का फ्रेज लिखा हुआ है तो उसको जो भी जोड़ रहा होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। या ऐसे ही कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का फ्रेज है और उनको जोड़ने का काम कर रहा है तो आएगा मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि सेम जब जब आ रही होगी, पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रही होगी, तो हम वहां पे बोल देंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा जो उसको जोड़ने का काम कर रहा होगा, उसको ज्वाइन करने का काम कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। ये कई सारे हो सकते हैं जिनमें से हम कुछ जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं उनको याद रखेंगे। कौन कौन से? सिंपल है, FANBOYS, बहुत सारे टीचर्स इसको बताते हैं और ये इस तरीके से याद रखना आसान भी होता है। फैन बॉयज करके हम इसको याद रख सकते हैं। एफ का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। एफ का मतलब होता है फॉर। ए का मतलब होता है एंड, बहुत कॉमन है। एन का मतलब होता है नॉर। बी का मतलब होता है बट। ओ का मतलब होता है और। वाई का मतलब होता है येट और एस का मतलब होता है सो। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। फैन बॉयज करके याद। तो फॉर में क्या होता है? फॉर जब भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह, तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो फॉर होता है वो हमारा रीजन को बताता है। रीजन को बताने का मतलब, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं वाई, तो कोई काम हुआ है वो क्यों हुआ है, तो वाई का आंसर बता सकता है फॉर। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस भी सेंटेंस में यूज होगा उसमें वाई का आंसर जो देगा वो कौन हो सकता है? फॉर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हिंदी इसकी क्या बनेगी? हिंदी इसकी बनेगी सरप्राइजिंगली क्योंकि। हमने अभी तक क्या पढ़ रखा होता है? हमेशा हमने क्या पढ़ा होता है? बिकॉज 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 होती है क्योंकि की इंग्लिश। लेकिन फॉर की इंग्लिश भी, हिंदी भी क्या बनेगी? क्योंकि ही बनेगी। यानी कि फॉर की जगह पर अगर हम चाहें तो हम बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस फर्क क्या है? फर्क यही है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और बिकॉज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता है।
यानी कि वो सेम ग्रामर के टर्म्स को नहीं जोड़ रहा होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, सेम ग्रामर के टर्म को नहीं जोड़ रहा होगा, बिकॉज फॉर जोड़ रहा होगा। तो फॉर क्या है मेरा, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और रीजन को बता रहा होगा। इसका एग्जांपल जल्दी से देखेंगे। जैसे हमने बोला कि आई डू नॉट बिलीव हर for she cheated on her boyfriend. बिलीव ये हम अगर यहाँ पे ट्रस्ट लगेंगे तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। हमने बोला कि आई डू नॉट ट्रस्ट हर, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, फॉर क्योंकि शी चीटेड ऑन हर बॉयफ्रेंड, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चीटिंग करी है या उसको चीट किया। तो हम बोल सकते हैं मैं उसको उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से उसने चीट करा है, उसको चीट किया। तो यहाँ पे फॉर का मतलब निकलेगा क्योंकि, इस तरीके से कुछ निकल रहा होगा इसका मतलब, ये होता है हमारा फॉर। इसके बाद में जो दूसरा हमारा होगा एंड आना चाहिए, एंड। ये था पहला, ये था दूसरा। और एंड की हिंदी बच्चों को पता होती है, क्या होती है, और होती है, और। तो ये हमेशा दो चीजों के बारे में बात कर रहा होता है, जब भी दो चीजें हों और उनके बारे में कोई बात कहनी हो कि हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच या हमारे जो भी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस जो भी है वो दो है। जब दो की बात कर रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एंड, यानी कि टू थिंग्स के लिए यूज हो जाता है हमारा एंड। जैसे कि सब राम एंड श्याम, एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ऐसे करके हम लिखेंगे। बस राम एंड श्याम, यहाँ पे देखो एक दो चीजें थी, पीछे लगा दिया एंड। हमने बोला कि ही लाइक्स, उसे पसंद है डांसिंग, डांसिंग पसंद है, एंड सिंगिंग। तो देखो यहाँ पे डांसिंग और सिंगिंग क्या हो गया, फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंड लग गया। तो डांसिंग और सिंगिंग के बीच में एंड, दो सेम वर्ब थी और दोनों के बीच में लगा दिया गया है एंड। तो हम बोलेंगे एंड दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और एक और सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अब अगला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फॉर और एंड के बाद में, वो है नॉर। नॉर का हिंदी में मतलब कुछ इस तरीके से मिलता है, ना ही, नहीं नहीं लिखा है, ना अलग है, ही अलग है, ना ही। यानी कि जब दो चीजों की बात हो रही होगी, दो नेगेटिव चीजों की बात हो रही होगी, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर का। यानी कि जब भी दो नेगेटिव चीजों की बात होगी, उसमें जो नेगेटिव चीज होगी उससे हम एग्री कर रहे होंगे, यानी कि उससे हम सहमत होंगे, हम मान रहे होंगे कि वो बात सही है। जब भी हम ऐसा कुछ कह रहे होंगे तो हम नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने बोला कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अब इसके आगे हमें बोलना है मेरा दोस्त भी नहीं खेलता, नॉर डज माय फ्रेंड। यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, ना ही मेरा दोस्त खेलता है। यहाँ पे सिर्फ डज लगा रखा है, नॉर के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है। हमेशा याद रखेंगे कि नॉर का के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, यहाँ पे डू थी ना, तो माय फ्रेंड के हिसाब से हमने डज लगा दिया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, अब ये वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी ऐसा होगा कि हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ दे रखे, तो हम वर्ब पीछे वाली लेंगे। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो प्ले वर्ब है यहाँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा दोस्त भी नहीं खेलता है। तो दो चीजें हैं और दोनों नहीं हो रही हैं, और उससे हम सहमत हो रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ, मेरा दोस्त भी नहीं करता। सहमत हो रहे हैं यानी कि एग्री कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। बस ये होता है सिंपल सा नॉर, जरा सी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में कौन सा आता है, देखो FAN बॉयज, यानी कि BUT, बट माने लेकिन, बट माने लेकिन, वॉट माने क्या। लेकिन वट माने हमेशा लेकिन ही नहीं होता, इसका मतलब बजाय करके भी हो सकता है, इसका मतलब बल्कि भी हो सकता है, बल्कि, मैं नहीं बल्कि तुम भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ हो सकता है। क्या काम करता है, ये बता रहा होता है सिंपल तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन को, कॉन्ट्रास्ट को बताता है।
कॉन्ट्राडिक्शन होना, यानी कि जब भी दो चीजें आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो हम बोल सकते हैं, हम वहां पे बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, बट आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। मतलब आई लाइक फिजिक्स, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कि आई एम गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, लेकिन बट का मतलब यहाँ पे हो गया लेकिन। आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, इस तरीके से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा स्टूडेंट हूँ और फिजिक्स पसंद नहीं है। अच्छे स्टूडेंट का मतलब क्या, उसको पढ़ाई आती होगी, तो उसके विपरीत एक बात बताई गई, उसके विरुद्ध एक बात बताई गई, तो हमने बट का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही बजाय और लेकिन के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता। अब जो अगला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो है हमारा और का मतलब हिंदी में होता है या हो सकता है अथवा हो सकता है, यानी कि ये जो और होता है इसका इस्तेमाल हमेशा हो रहा होता है ऑप्शंस देने में। ऑप्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विकल्प। जब भी विकल्प देने की बात होगी, जब भी ऑप्शन दिए जा रहे होंगे दो चीजों के बीच में जब भी ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं और का, और इसका हिंदी अर्थ होता है या फिर अथवा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं हम कि राम और श्याम ब्रोक द चेयर। राम और श्याम ब्रोक द चेयर। राम ने या फिर श्याम ने, ब्रोक मतलब तोड़ी है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है द चेयर, कुर्सी तोड़ी। राम ने तोड़ी है या फिर श्याम ने तोड़ी, दोनों ने तोड़ी है। दो हैं, दोनों में से किसी एक ने, यानी कि ऑप्शंस दो हैं मेरे पास में, विकल्प दो हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति काम कर रहा होगा। वहां पे ऐसा जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो हम इस्तेमाल करेंगे और का, उसका हिंदी अर्थ या अथवा हो सकता। तो इस तरीके से और अगला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा हो सकता है वो फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ वाला कौन सा है, देखिए FANBOY। वाई से क्या हो जाता है, येट का मतलब हो जाता है अब तक, अभी तक, यानी कि ये एक तरीके से किसी घटना के बारे में बात कर रहा होता है और वो घटना अभी तक के लिए किस तरीके से काम कर रही है। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमने बोला कि तुम कल से काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी तक तुमने काम पूरा नहीं कर पाया, यानी कि येट। ठीक, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी तुम फेल हो गए। तो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात कर सकता है कि रिजल्ट कैसे होगा, हिंदी में उसकी याद रखेंगे फिर भी। ठीक, जैसे हमने बोला एग्जांपल के लिए कि महेश ट्राइड अ लॉट। महेश ट्राई मतलब कि प्रयास करना, अलॉट मतलब काफी ज्यादा। तो महेश ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, येट फिर भी ही कुडंट मेक मी एग्री। ही कुडंट मेक, कुडंट कैन की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हम इसको पास्ट में लिखेंगे कैन की तरह ही। महेश ट्राइड अ लॉट, महेश ने ट्राई किया है बहुत सारा, मतलब बहुत प्रयास किया। येट माने फिर भी, ही कुड नॉट मेक मी एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना और मेक मतलब बनाना, करना, सहमत करना। फिर भी वह मुझे सहमत नहीं कर सका। कुड नॉट का मतलब जाएगा कर सकना, तो वह मुझे सहमत नहीं कर सका, यानी कि येट का मतलब यहाँ पे हो गया फिर भी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसने ट्राई किया और उसका काम नहीं हो पाया, तो एक तरीके से रिजल्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है। और रिजल्ट भी कैसा, रिजल्ट भी उल्टा आ रहा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक काम क्या हुआ, उसने ट्राई किया तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए था कि काम हो जाना चाहिए था, यानी कि उसने मुझको अगर एग्री करने के लिए मना रहा है तो मैं एग्री हो जाना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं होता है।
तो उल्टे रिजल्ट को बताने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है बट की तरह। ठीक है, तो ये होता है हमारा येट। इसके बाद में जो आखिरी आता है वो होता है सो। फैन बॉयज था ना, BOYS, सो। सो का मतलब हो सकता है इसलिए। ठीक है, कैसे? एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमने बोला कि ही इज सैड, वो बेचारा बहुत दुखी है, कुछ हो गया है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई उसको, कुछ भी हुआ उसके साथ में, लेकिन वो बेचारा दुखी है। ही इज सैड, सो आई डिड नॉट टीज हिम। टीज का मतलब हो जाता है तंग करना, परेशान करना। ही इज सैड, वह दुखी है, इसलिए आई डिड नॉट टीज हिम, मैंने नहीं किया है उसको। टीज मतलब तंग करना, मतलब उसे मैंने उसे तंग नहीं किया। तो सो का मतलब इसलिए। तो ये एक तरीके से यहाँ पे रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है कि वो दुखी है इसलिए उसको टीज नहीं किया। यानी कि जो बाद में सेंटेंस आ रहा है उसका कारण पीछे दिया जा रहा होगा, या हम कहें कारण जो पहले दे रखा होगा उसके आगे जो भी सेंटेंस है वो उस कारण का आंसर हो रहा होगा, उत्तर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम सो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बताने के लिए? रीजन हम कह सकते हैं, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए कि मैंने तुम्हें मारा इसलिए मैं माफी मांगता हूं। तो आई बीट यू सो आई अपोलोजाइज, या आई एम सॉरी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सो इसलिए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए। या फिर एक और वर्ड तो। ठीक, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। हमने बोला कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो सो आई लाइक यू, यानी कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं या आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सो बताना है रिजल्ट को, रीजन को, रिजल्ट को नहीं रीजन को बताने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से हमारे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके बाद भी कोई डाउट या सजेशन होता है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीज़ों को सीखते रहें।